गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का क्विक रिवीजन। इसमें 30 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे और 31 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। 30 में क्या बोल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था की वरीयता अनुक्रम, और 31 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। क्या काफ़ी छोटा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आराम से। वरीयता का मतलब समझ रहे हो, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का उनका मतलब समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, रैंकिंग समझ रहे हो ना, जैसे कोई खेल होता है उसमें रैंक आता है, नंबर 1 पे ही आया, सेकंड पे आया, थर्ड पे आया। उसी से हमारे भारत में वरीयता है कि नंबर 1 पे कौन है भाई, सबसे पावरफुल कौन है कि नहीं। तो वरीयता के आधार पे यहाँ पे डिसाइड किया गया कौन कौन पद हैं जो आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे चेंजेस आपके दिमाग में थॉट में होंगे, आपको चेंज हो जाएगा। देखिएगा, नंबर फर्स्ट पे आता है हमेशा से भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि सारे फर्स्ट नागरिक भी होते हैं, साथ में इनके पास सबसे ज़्यादा पावर भी इन्हीं के पास है। तो याद रखना, राष्ट्रपति आते हैं नंबर 1 पे। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद जस्ट कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आएंगे, तो थर्ड नंबर पे आएगा प्रधानमंत्री। तो टॉप 3 तो आपको दिमाग में होना चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, तो राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं वो आएगा फोर्थ नंबर पे। राज्यों के राज्यपाल नंबर 4 पे। नंबर 5 पे कौन आएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेजेंट में नहीं है। भूतपूर्व मतलब जो पहले रह चुके हैं वो आ जाएंगे नंबर 5 पे। सोचो, उनके पास भी अभी पावर है, यानी कि नंबर 5 पे है वो। समझ रहे हो, रैंकिंग देख रहे हो। नहीं है राष्ट्रपति फिर भी वो नंबर 5 पे, समझ लो। जैसे होता है ना कि ये एसपी है, डीएसपी है, इस तरह से लेवल, तो ये लेवल की बात हो रही है। ठीक है, और नंबर 5 पे है उप प्रधानमंत्री, क्योंकि अब पद रहा नहीं, उप प्रधानमंत्री को तो हटा दिया गया है, कोई पद होता ही नहीं उप प्रधानमंत्री। पहले था ऐसा, तो आते थे नंबर 5 पे, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ठीक है, नंबर 6 पे क्या आता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश वो आएंगे नंबर 6 पे। सोच लो, आपको लग रहा होगा कि नंबर 5 पे आना चाहिए था इनको, है कि नहीं, लेकिन ये आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद आते हैं। ये नंबर 6 पे कौन आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सिर्फ मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं, एक होते हैं, है कि नहीं। अन्य न्यायाधीशों की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, दिमाग में बिठा के रखना है। यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिक्र करा गया है। अन्य न्यायाधीश का जो रैंकिंग और नीचे में है, देखना आप आगे बढ़ाएंगे। तो नंबर 6 पे कौन आते हैं, मुख्य न्यायाधीश आते हैं। साथ में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आएंगे। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे तो कौन होता है, ऐसे तो पता है आपको, उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष इसको रखा गया है, नंबर 6 पे रखा गया है। एज अ मतलब लोकसभा अध्यक्ष उनको रखा गया है एज अ नंबर 6 पे, लेकिन एज अ उपराष्ट्रपति उनको क्या रखा जाएगा, उनको नंबर क्या रखा जाएगा, सेकंड पे रखा जाएगा। एज अ उपराष्ट्रपति रहेंगे नंबर सेकंड पे, लेकिन अगर वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो एज अ उनको रखा जाएगा नंबर 6 पे रखा जाएगा। ठीक है, उस सीट का बात किया जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष जो सीट है ना उसके आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप बोल देंगे भाई उपराष्ट्रपति आते हैं नंबर सेकंड पे, तो यहाँ इसको सब 6 पे से कर दिया गया। तो ये वहाँ पर पद की बात की जा रही है, जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है उसके बात की जा रही है, तो वो आता है नंबर 6 पे। नंबर 7 पे कौन आएगा, सोचिए देखो, तो कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है कि नहीं। प्रधानमंत्री अपने पास कैबिनेट रखता है कि नहीं, 6 लोग रहते हैं कैबिनेट मंत्री के अंदर। तो कैबिनेट मंत्री आएंगे नंबर 7 पे। साथ में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे नंबर 7 पे। और साथ में जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं ये भी नंबर 7 में ही आएंगे। मतलब सभी सारे एक ही सेट पे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री हो गए, फिर योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है, और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं वो, और संसद के विपक्ष नेता जो फिलहाल में जो संसद के विपक्ष में बैठे हैं वो, ये सारे के सारे कितने नंबर पे आएंगे, 7 नंबर पे आएंगे। यानी सारे का सीट नंबर क्या है, फिक्स है, 7। फिर से देख लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आएंगे, इसमें मुख्यमंत्री आएंगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष की बात नहीं की, उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, और पूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, और संसद के जितने विपक्ष नेता हैं सारे के सारे आएंगे नंबर 7 रैंक पे। 8 नंबर रैंक पे कौन आएगा, 7 का रैंक डिसाइड करा गया है, एक नया रैंक जोड़ा गया है 7 का, या इसको अंग्रेजी में 7A बोल सकते हैं। इसमें बोला गया है जो भारत रत्न जो कि सम्मान के धारक हैं, जिनको जिनको भारत रत्न दिया गया वो आ जाएंगे 7 रैंक पे, 7 का रैंक पे आ जाएंगे। याद रखना, जिनको जिनको भारत रत्न मिला है। पहले ऐसा नहीं था, इसके अलावा कोई भी अवार्ड होता है उसको रैंकिंग में नहीं रखा गया, लेकिन जिसको भारत रत्न मिल गया वो रैंक में शामिल हो जाएगा, समझ लो, उनको वरीयता मिल जाएगी। लेकिन जितने भी इसके अलावा किसी भी अवार्ड्स में ऐसा वरीयता नहीं है कि कोई भी आपको अवार्ड मिल जाए इसके अलावा। पद्मश्री, पद्म भूषण है, कोई मान्य नहीं रखता है। लेकिन अगर आपको भारत रत्न मिला तो आपको एक रैंक मिलता है, आप समझो कि भारत के 7वें नंबर के रैंक के आदमी हो आप, सोच लो। 8वें पे कौन आता है, 8वें पे आता है राजदूत। राजदूत समझ लो, जैसे भारत का जो राजदूत होता है कहीं अदर कंट्री में क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं, अदर कंट्री के राजदूत होते हैं, हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट होते हैं। राजदूत का काम क्या होता है, दोनों देश के बीच में क्या संबंध को स्थापित करना, क्या काम हो रहा है, जो जो काम का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब एक दूसरे कंट्री में जो बातचीत होता है किसके माध्यम से होता है, राजदूत के माध्यम से होता है कि नहीं। तो राजदूत जो आ जाएगा वो 8 नंबर पे आ जाएगा।
नंबर 9 पे कौन आता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा तो नंबर 6 पे आते हैं वो, लेकिन उनके अलावा भी तो न्यायाधीश होते हैं, 30-31 न्यायाधीश होते हैं, 30 अलग से न्यायाधीश होते हैं, होता कि नहीं? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको रखा गया है नंबर 9 पे, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है उनको रखा गया नंबर 6 पे। दिमाग रखना, ये दिमाग में बात होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन होगा तो ध्यान रखिएगा। और 9 का एक ऐड क्या करा गया है एक्स्ट्रा में, इसमें बोला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वोटिंग कराता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य यानी कि जो हेड होते हैं निर्वाचन आयुक्त, जो हेड होने वाले हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनको रखा गया 9 का में। साथ में भारत का जो नियंत्रण महालेखा है, जिनको क्या बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो रहने वाले नंबर 9 रैंक पे आ रहे हैं। नंबर 10 पे कौन आ रहा है? तो राज्यसभा का उपसभापति, जो राज्यसभा का सभापति नहीं उपसभापति, राज्यसभा का जो उपसभापति को उनको रखा गया है। लोकसभा का उपाध्यक्ष को रखा गया, राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष को रखा गया, नंबर 10 रैंक पे रखा गया। साथ में जो योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं, साथ में जो केंद्र के जितने भी राज्य मंत्री हैं, सबको कहाँ रखा गया? नंबर 10 पे रखा गया। तो ये हमारा टॉप 10 लिस्ट था, है कि नहीं? तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ राज्यों के राज्यपाल, फिफ्थ में आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, और फिफ्थ का में उप प्रधानमंत्री जो कि अब नहीं है, इसको हटा दिया गया। सिक्स में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। सेवन्थ नंबर पे आते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष नेता। ये सारे आएंगे नंबर 7 पे। 7 का या 7A पे जो आने वाले हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। 8 नंबर पे आएंगे राजदूत, 9 नंबर पे आएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 का यानी कि 9A में आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रण महालेखा यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नंबर 10 पे आने वाले हैं राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं, साथ में केंद्र के जितने भी राज्य मंत्री हैं, वो सारे आएंगे नंबर 10 पे। ये था हमारा वरीयता यानी कि हमारा लिस्ट था टॉप 10 का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका वरीयता क्या है, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है राजभाषा। तो बताइए आपका जो हिंदी क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, बताइए। सारे बच्चे बोलेंगे नेशनल लैंग्वेज हमारा हिंदी है, लेकिन गलत, सारे बच्चे गलत हैं। नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं हमारा, कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमारा नहीं है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। जो भाषा हमको दिया गया, कोई भी एक भाषा मेरे लिए हमारे लिए नेशनल लैंग्वेज हो ही नहीं सकता। हमारी टोटल भाषा की संख्या कितने 22 है, और ये 22 को 22 क्या है? राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। आपसे अगर कोई पूछता है कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। अगर आप उसका आंसर दे रहे हो कि हिंदी है, तो भी आप गलत बोल रहे हो। तो ये आज से आपको ध्यान रखना है कि राजभाषा होती है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहीं नहीं होता, नेशनल लैंग्वेज होता ही नहीं है भारत का। क्या होता है? राजभाषा होता है, यानी कि स्टेट लैंग्वेज होता है। जिससे काम क्या होता है, जितने भी सरकारी काम कार्य हैं वो स्टेट लैंग्वेज में ही किए जाते हैं, यानी कि राजभाषा में ही किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि जो राजभाषा का जिक्र कहाँ करा गया है। तो ये भाग नंबर 17 में इसका जिक्र करा गया है, अनुच्छेद नंबर 347 में का जिक्र है। और अगर पूछेगा क्या अनुसूची पूछेगा, तो 8वीं अनुसूची में जिक्र है। 3 बातें याद रखनी है, भाग 17, अनुच्छेद 347 और अनुसूची नंबर 8वां अनुसूची। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना होगा। और जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि है स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। ये पॉइंट दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ने वाला है, लिखा होगा भारत संविधान अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को राजभाषा में संबंधित कुछ विषयों को सलाह देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सलाह लेने के लिए लैंग्वेज में क्या चेंजेस करा जाए या क्या जोड़ा जाए, यानी विषय से रिलेटेड यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई सलाह उनको चाहिए तो वो उसके लिए एक आयोग बना सकते हैं। जिक्र कहाँ किया गया? 340 में जिक्र है, क्योंकि नया आयोग बना सकते हैं। और ऐसा बनाया भी गया था। कब बनाया गया था? जब श्री बीजी खरे जब अध्यक्षता में ऐसा करा गया था। श्री बीजी खरे के अध्यक्षता में 1955 में ऐसा करा गया था, एक राजभाषा आयोग बनाया गया था। राजभाषा आयोग, इसका काम क्या था? लैंग्वेज के बारे में देखरेख करना, और क्या, वो डिसाइड करेगा, बताएगा, सलाह देगा, है कि नहीं। तो 1955 में बनाया गया था, श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की स्थापना करा गया था। और इन्होंने अपना प्रतिवेदन यानी कि अपना काम करके इन्होंने कब दिया? 1956 में उन्होंने 1 साल में इन्होंने काम करके अपना इनको दिया, है कि नहीं। तो ये बोला इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से भाषा है? कुल 22 भाषाएं हैं, याद रखना। 8वीं में कितने भाषाएं हैं? पूरे स्टेट लैंग्वेज कितने हैं? 22 है, ना कि एक लैंग्वेज कोई हमारा नेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नेशनल लैंग्वेज होता ही नहीं है,
दिमाग में आश्रम डाल लो, ठीक है। तो हमारे पास कुल 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। 22 को हम पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला है असमिया, लग रहा है आसाम का लैंग्वेज है इसलिए असमिया लग रहा है। असमिया हो गया, बांग्ला बांग्लादेश के लिए हो जाता है, गुजराती गुजरात के लिए हो जाएगा, हिंदी कन्नड़ कर्नाटका साइड में होता है, कश्मीरी हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, उड़ीसा में बोला जाएगा, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया। बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं ना जो कि स्टेट के नाम पे हैं, ध्यान दीजिएगा बात। संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कोकनी है, मणिपुरी है, नेपाली है, मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, बोडो है। एक बार क्या करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रट जाइए, रटने में फ़ायदा है और कोई ऑप्शंस है ही नहीं, आपको ये दिमाग होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपने एक आइडिया बोला था कि आप जिस स्टेट में उसका लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए पहले, तो ये साथ में जो अगल बगल के स्टेट्स हैं उसका याद रख लो, आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। और आधा जो लैंग्वेज वो स्टेट के नाम पे ही है, तो दिक्कत तो होना है नहीं, है कि नहीं। तो पहले आप ये काम कर सकते हो, जितने भी स्टेट के नाम पे जितने भी लैंग्वेज, जैसे कि बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, ये सारे पहले याद कर लो, उसके बाद जो बचते हैं उसको बाद में कर लो, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ ले रहा हूँ आपके लिए, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। देखो नेपाली हमारा, नेपाल मेरा भाग नहीं है लेकिन नेपाली लैंग्वेज है, सोच लो। नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, डोगरी, बोडो, ठीक है। ये हमारे 22 भाषा हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसा था कि पहले जब राजभाषा की सूची जो 8वीं सूची है उसमें इतने सारे लैंग्वेज नहीं थे, बाद में धीरे धीरे करके जोड़े गए। तो देखो जो जोड़ा गया है ये आपसे पूछा जाता है किस इसमें ये लैंग्वेज जोड़ा गया, ये सवाल आ सकते हैं, जनरली आते हैं। तो पहला जो है 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में जो 21वां संशोधन हुआ था, संविधान का कितना संशोधन है। तो ऐसा देखो संशोधन का डेट भी आपको याद हो जाएगा, इससे फ़ायदा ये है, डबल फ़ायदा मिल रहा है। पूछ सकता है क्या 21वां संशोधन कब हुआ था, तो आपको याद होगा 1967, है कि नहीं। और साथ में लैंग्वेज भी आपको पता चल रहा है कौन लैंग्वेज जोड़ा भी गया। तो 2 पॉइंट्स आपको 2 फायदे हैं, तो ध्यान देना है। 1967 यानी कि 1967 में 21वां संशोधन हुआ था, इसमें लैंग्वेज जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था, सिर्फ एक लैंग्वेज जोड़ा गया था, सिंधी। 8वीं से जुड़ा था 1967, 1967 21वां संशोधन। फिर नेक्स्ट 1992 में कौन सा संशोधन था, 71वां संशोधन, 71 नंबर का संशोधन था 1992, 71वां संशोधन। इसमें जोड़ा गया कितने लैंग्वेज, लगभग 3 लैंग्वेज है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया 1992 में, 71वां संशोधन, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर आगे बढ़ेंगे, 52वां संशोधन हुआ था, ये तो 71वां था। उसके 52वां संशोधन कब हुआ था, 2003। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, याद रखना है, संशोधन का डेट याद रखना, 52वां 92 नंबर का संशोधन है 2003, ठीक है। इसमें कौन से लैंग्वेज जोड़ेंगे, लगभग 4 लैंग्वेज जोड़ेंगे, मैथिली लगभग बिहार में बोले जाते हैं, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये जो है 3 बार संशोधित होगा और ये जोड़ा गया। फिर से देख लेते हैं, 1967 21वां संशोधन सिंधी लैंग्वेज, 1992 71वां संशोधन मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली लैंग्वेज, 52वां संशोधन 2003 संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए और ये 22 लैंग्वेज आपको दिमाग में होना ही चाहिए। और ये दिमाग में होना चाहिए कि नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, स्टेट लैंग्वेज है सारे सारे। नेक्स्ट मॉडल है राज्य की भाषा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे लिखा अनुच्छेद नंबर 345 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 345 तो 340 में राजभाषा का जिक्र किस में है, 343 में है, लेकिन हम अनुच्छेद 345 पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे देखते हैं। अनुच्छेद 345 में क्या लिखा गया, प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को यह अधिकार है कि वह 8वीं अनुसूची के अंतरिक्ष भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। समझ में आया, ये बोला गया है जो 345 नंबर अनुच्छेद पावर देता है किसी राज्य को, ये पावर देता है कि जो 22 सूची आपके पास है, जो 8वीं सूची जितने भी लैंग्वेज है उसमें किसी एक लैंग्वेज को आप अपने राजभाषा बना सकते हो, स्टेट लैंग्वेज बना सकते हो। किस लिए, तो सरकारी कामों को करने के लिए, आसानी करने के लिए, है कि नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बना सकते हो, जो आपको 22 लिस्ट दिया गया इसी से एक लैंग्वेज को बनाना है। ये नहीं कि आप बाहर से एक लैंग्वेज उठाओ और अपना स्टेट लैंग्वेज बनाओ, ऐसा नहीं है। स्टेट लैंग्वेज बनाना चाहो तो 22 में से एक किसी एक भाषा का इस्तेमाल करके आप स्टेट लैंग्वेज बना सकते हो सरकारी कामों के लिए। ये कहाँ जिक्र किया गया, 345 में। ये पावर किसको मिला, हर एक राज्य को मिला ये पावर, ठीक है। साथ में एक और दिया गया है इसी से पॉलिटिकल पॉइंट कि ये जो है
22 भाषाओं को ही प्राधिकृत किया जाएगा। अगर आप सेंट्रल, अगर दो राज्यों के बीच में कोई संबंध है, बनाना चाह रहे हो, कोई सरकारी काम करना चाह रहे हो, कोई सरकारी दस्तावेज पर साइन करना चाह रहे हो, या राज्य और केंद्र के बीच में कोई संबंध है या कोई बातें करनी है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो 22 भाषाएं दिए गए इसी लैंग्वेज आपको करनी होगी। इसके अलावा बाहरी लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो 22 भाषाएं दी गई इसी में आपको सारे काम करने हैं। जितने भी सरकारी काम होंगे, जितने भी आपको जो 22 बातें करनी होगी, सारी 22 लैंग्वेज से ही करनी होगी। ना कि आपको घर का लैंग्वेज कुछ और है, आप उसका इस्तेमाल कर लो सेंट्रल लेवल पर सरकार से बात करने के लिए। ऐसा पावर राज्य के पास नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है। ये 22 लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना है। अगर इसके अलावा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है। ये सारी बात 345 में बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं, देखो काफ़ी आपको अजीब लगेगा देखना, उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विधानमंडलों की जो भाषा क्या होगी। आप सोच के देखो क्या लैंग्वेज हो सकता है। सबको लगा कि हिंदी होता होगा सर, है कि नहीं। सबको ये सोचेंगे हिंदी हिंदी हिंदी, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। अंग्रेज चले गए फिर भी उनका लैंग्वेज है। तो आपको हिंट मिलेगा कौन सा लैंग्वेज होता है। तो देखो उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, साथ में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स बोले जा रहे हैं, साथ में जो विधानमंडल है, यहाँ सारे जगह इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। भले जो हाई कोर्ट्स के जज हैं वो आपस में बात करने वाले हैं, अगर वकील से बात करना हो या जो गवाह देने वाला है जो भी है उसे हिंदी लैंग्वेज में बात करते हो, लेकिन जो भी कानून बनाए जाते हैं या जो भी लिखे जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी कानून से लिखे जाते हैं या जो भी बोले जाते हैं, स्टेटमेंट जो पास किया जाएगा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश द्वारा, सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। जितने भी लिखा पढ़े होंगे सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। वही बोला संसद द्वारा कानून बनाकर अथवा, लेकिन एक देखो यहाँ लिखा हुआ उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी तथा संसद तथा अन्य राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में ही होंगे। जो कितने भी कानून पारित होते हैं संसद के अंदर, जो भी कानून बनते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बनते। भले वो बहस कर ले, हिंदी में बहस कर ले एक दूसरे से, लेकिन कानून जो बनाए जाएंगे अंग्रेजी में बनाए जाएंगे। ये है अंग्रेजी का पावर, सोच लो। लेकिन ये आपको यहाँ पे देखो ऐसा रीज़न नहीं है। इंग्लिश हो सकता है ईजी पढ़ता होगा, आसान पढ़ता होगा, इसी कारण कॉमन लैंग्वेज इसी कारण ऐसा रखा गया होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं कर सकते हैं, है ऐसा पावर। लेकिन किसके पास पावर है? संसद के पास से पावर है। अगर संसद में अगर वोटिंग के आधार पे अगर ये डिसाइड कर लिया जाए कि अंग्रेजी को हटाकर हम दूसरा लैंग्वेज रखना चाहते हैं, यानी कि जो 22 भाषाएं इसी से आपको लेना है, ऐसा नहीं कि बाहर से लेना है, तो इस संसद के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, बाहरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे लैंग्वेज को बदल सकता है। जो भी उच्चतम न्यायालय का लैंग्वेज है, जो उच्च न्यायालय का लैंग्वेज है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी लैंग्वेज है उसको चेंज कर दूसरे लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है। किसके पास पावर है? तो संसद के पास पावर है। वही बोला संसद के द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय इतना होगा। यानी कि जब तक कानून न बना दिया जाए संसद के द्वारा तब तक जो लैंग्वेज है अभी अंग्रेजी चल रहा है और चलते रहेगा, याद रखना। तो आपको एकदम दिमाग में रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं वहाँ का जो लैंग्वेज होता है, उच्च न्यायालय वहाँ का जो लैंग्वेज होंगे, और जो विधानमंडल वहाँ सारे जगह के लैंग्वेज होंगे हमेशा अंग्रेजी में होंगे। संसद में जो कानून बनाए जाएंगे वो भी अंग्रेजी लैंग्वेज में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। तो हमने 2 टॉपिक आज फिनिश कर लिए, 30 और 30 नंबर में, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।